हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। पिछले लेक्चर में हमने प्री यूनिट 4 जिसमें हम मध्य प्रदेश भूगोल की बात कर रहे हैं, इसमें हमने मध्य प्रदेश की पहाड़ियाँ और पठार, ये दोनों हमने पिछले लेक्चर में कवर किए। जिसमें हमने नर्मदा सोन घाटी, मालवा का पठार, विंध्याचल का पठार और मध्य प्रदेश में स्थित अन्य छोटी और बड़ी पहाड़ियाँ, इन सभी के बारे में हमने चर्चा अपने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है विथ एमसीक्यू। हमने इसके एमसीक्यू भी लगा लिए हैं। तो जो भी नए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले जाके ये पठार और पहाड़ियों वाली वीडियो कंप्लीट करें, उन एमसीक्यू को लगाएं और देन आगे बढ़ें। चलिए, तो जो कंटिन्यूसली वीडियो लेक्चर के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है मध्य प्रदेश की नदियों का टॉपिक। आज ही के टॉपिक में हम मध्य प्रदेश की नदियों को फिनिश करेंगे। चूंकि प्रीलिम्स को कम टाइम रह गया है तो भले ही 2 दिन में वीडियो आएगी, लेकिन एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने एक ही वीडियो में हमारा लक्ष्य रहेगा। क्लियर है? तो चलिए बिना देरी किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत का मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र या मध्य प्रदेश की नदियां। देखिए, पहले तो हमने मध्य प्रदेश के भूगोल में ये वनोपज पर्वत पहाड़ियां जो वाले ये टॉपिक हैं ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इनका जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर है। आप जाके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करें तो आपको टेलीग्राम पे ये पीडीएफ शो हो जाएगी। क्लियर है? तो इसमें हमने पर्वत पहाड़ियां, मध्य प्रदेश के जितने भी पठार हैं इस सारणी के माध्यम से भी हमने इसको कवर किया था। और उसके बाद हमने इसके एमसीक्यू एमसीक्यू का पीडीएफ रहा, एमसीक्यू भी हमने कवर कर लिए थे। चलिए, तो अब हमारा आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियां। सबसे पहले आप इस मैप को देखिए। देखिए दोस्तों, ये हमारा पूरा एक नदियों का तंत्र है जो मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। और इतनी नदियां होने के कारण ही हम अपने मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश को एक संज्ञा दी जाती है नदियों का मायका। तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका इसलिए ही नहीं कहा जाता है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है कि आप नदियों को देखिए, पूरा मध्य प्रदेश ही लग रहा है एक नदियों के जाल में कवर है, इसलिए इसको नदियों का मायका कहा जाता है। क्लियर होगा आपको ये बात? अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ नदियां हैं उनके बारे में, हम थोड़ा बहुत पहले देख लेते हैं, फिर एक एक से सारी नदियों के बारे में हम डिटेल से जो है चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा अनूपपुर जिले का, यहाँ से निकलती है नर्मदा। नर्मदा जिसकी कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है, इसी लंबाई के साथ यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ये नदी बहती है तो यहाँ अनूपपुर से स्टार्ट हुई, अनूपपुर, डिंडौरी, डिंडौरी के बाद ये मंडला, मंडला के बाद ये जबलपुर में जाएगी, जबलपुर के बाद ये नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के बाद रायसेन, होशंगाबाद जिसको वर्तमान में हम नर्मदापुरम कहते हैं, उसके बाद हरदा, देवास, खंडवा, खंडवा के बाद खरगोन, बरवानी और अलीराजपुर। इन जिलों में प्रवाहित होती हुई ये कहाँ चली जाएगी? ये जाएगी आपके गुजरात, और गुजरात से ये पहुंच जाएगी आपके अरब सागर में या खंबात की खाड़ी में जाके ये इसका अंत हो जाता है। तो ये हुई नर्मदा नदी। इसी प्रकार से हम मध्य प्रदेश की दूसरी नदी देखते हैं जिसका नाम है चंबल। ये चंबल इंदौर से निकलती है जलापाव पहाड़ी से, और इस प्रकार ये जाएगी उज्जैन, रतलाम, मंदसौर होते हुए ये राजस्थान कोटा में प्रवेश करेगी। इसके बाद ये पुनः मध्य प्रदेश में श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों में प्रवाहित होती हुई इटावा में कहाँ मिल जाएगी? यमुना में मिल जाएगी। तो ये हमारी चंबल नदी हुई। इसी प्रकार से चंबल की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे ये देवास से जाती है काली सिंध। ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे ये गंभीर नदी। गंभीर नदी के बाद आप यहाँ पे बात करेंगे ये क्षिप्रा नदी है। क्षिप्रा के बाद धार के सरदारपुर से निकलती है यह है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, इसकी कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। वहीं चंबल की बात करते हैं, 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखिए यहाँ पे लिखा है 965 किलोमीटर। काली सिंध की लंबाई 150 किलोमीटर है। क्षिप्रा की नदी की लंबाई 195 किलोमीटर है। ये पार्वती नदी है जो कि सीहोर से निकलती है, सीहोर की आष्टा तहसील से निकलती हुई ये शाजापुर, राजगढ़, गुना होते हुए श्योपुर होते हुए कहाँ मिल जाएगी? चंबल में मिल जाएगी। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है, पार्वती नदी है। इसके बाद ये सिंध नदी है जो विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से निकलती है, गुना को 2 बराबर भागों में काटती हुई शिवपुरी, शिवपुरी से ये पहुंचेगी दतिया में, दतिया से भिंड में, और आगे जाके ये किस में मिल जाएगी? यमुना में मिल जाएगी। इसकी लेंथ है, हम बात करेंगे 470 किलोमीटर। वहीं ये रही आपकी रायसेन से निकलने वाली ये जो नदी जा रही है, ये पहुंचेगी आपकी, ये कहलाती है बेतवा। 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बेतवा की ही अन्य सहायक नदी है धसान, ये धसान जा रही है दोस्तों। धसान 365 किलोमीटर इसकी लंबाई है। धसान के अलावा दोस्तों सागर से निकलने वाली बीना जो कि सहायक नदी है किसकी? बेतवा की, इसकी लंबाई है 32 किलोमीटर। जामनी, जामनी भी किसकी सहायक नदी है? ये जामनी निकल रही है सागर से, और ये जामनी जाके मिल रही है किसमें? बेतवा में। तो जामनी भी, जिसकी लंबाई 201 किलोमीटर है, ये भी बेतवा की सहायक नदी है। इसके अलावा दोस्तों केन, ये निकल रही है केन, पन्ना होते हुए ये चली जा रही है केन, और ये यमुना में मिल जाएगी। केन की सहायक नदी है सोनार। इसके अलावा ये रही टॉन्स नदी, ये हमारी टॉन्स नदी है जिसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। यहाँ से ही अनूपपुर से निकलती है एक सोन नदी हमारी, ये जाएगी और ये जाएगी आपके पटना बिहार तक।
सोन की ही सहायक नदी है जोहिला, जो भी अनूपपुर जिले से निकलती है और 170 किलोमीटर प्रवाहित होती हुई कहाँ मिल जाएगी, ये सीधी जिले में मिल जाती है आपकी सोन नदी से। सोन नदी की लंबाई है 780 किलोमीटर। इसके अलावा वेनगंगा मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, तो ये वेनगंगा है। वेनगंगा सिवनी के परसवाड़ा पठार से निकलती हुई बैतूल जिले होती हुई कहाँ चली जाएगी, महाराष्ट्र में। यहीं पर आकर इससे मिलती है वर्धा नदी। वर्धा नदी और जहाँ वेनगंगा मिलते हैं एक संगम बनता है जिसका नाम है प्राणहिता। प्राणहिता नाम से जानी जाती है। वर्धा की लंबाई है 525। यह है ताप्ती नदी, बैतूल जिले के मुल्ताई झील से निकलती है, तो बैतूल और बुरहानपुर होती हुई ये चली जाएगी महाराष्ट्र गुजरात होती हुई अंत में जो है खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इस प्रकार से ये कुछ ओवरव्यू हमने नदियों का देखा कि कौन सी नदी, इनकी प्रवाह दिशा ये मैप से क्लियर हो गई। तो इस मैप को आप देखेंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर हमने अपनी एक एक से नदियों की। तो सबसे पहले हम समझते हैं, ये देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश की नदियां। ये आप मैप देखिए, मैप में आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, पहले इसको समझिए गौर से। ये हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में आपको मुख्यतः 5 अपवाह तंत्र देखने को मिलेंगे। मुख्यतः 5 अपवाह तंत्र, कुछ किताबों में 6 भी कहा गया है, लेकिन फिलहाल अभी हम याद रखेंगे 5 अपवाह तंत्र हमें देखने को मिलते हैं। ये अपवाह तंत्र कौन कौन से हैं, आइए। सबसे पहले देखिए, ये है गंगा। तो गंगा नदी का अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र। ये फर्स्ट का मतलब है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है गंगा अपवाह तंत्र। दूसरा है दोस्तों नर्मदा अपवाह तंत्र। ये नर्मदा, नर्मदा और की सहायक नदियों द्वारा बनाया जाने वाला। तीसरा अपवाह तंत्र हम बात करते हैं दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, गोदावरी। तो गोदावरी का अपवाह तंत्र हम देखेंगे आगे। देन हम फोर्थ नंबर पे बात करते हैं, तो है ताप्ती अपवाह तंत्र। ये ताप्ती अपवाह तंत्र रहा। तो इस प्रकार से, और ये हमारा माही अपवाह तंत्र। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में हमें कुल कितने अपवाह तंत्र देखने को मिल रहे हैं, 5 अपवाह तंत्र। गंगा अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, ताप्ती अपवाह तंत्र और माही अपवाह तंत्र। जो हमारा गंगा अपवाह तंत्र है, इसको अगेन दोस्तों 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, 3। तो गंगा अपवाह तंत्र 3 उपतंत्रों में विभाजित है। कौन कौन से, यमुना उपतंत्र, सोन उपतंत्र और टॉन्स उपतंत्र। यमुना उपतंत्र की मुख्य नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल केन सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, पार्वती, काली सिंध, क्षिप्रा, शिवना। ऐसे ही बेतवा की सहायक नदी है धसान, बीना, हलाली, जामनी। सोन की सहायक नदी है रेहंद, जोहिला, बनास, गोपद। और टोंस की सहायक नदी है बीहड़, महाना, उदा। तो इस प्रकार से इन 3 उपतंत्रों में बटा हुआ है गंगा नदी का अपवाह तंत्र। क्लियर है। चलिए अब कुछ हम देखते हैं नदियों की प्रवाह दिशा के आधार पर। इस डायग्राम को आप देखिए गौर से। ये है हमारा एक डायग्राम, मान लीजिए किसका, मध्य प्रदेश की नदियों का जो प्रवाह दिशा है उसके आधार पर हम ये डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम के द्वारा हमें क्या समझ में आता है कि ये जो उत्तर में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, बेतवा, चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, सिंध, पार्वती, केन और टोंस, ये सभी नदियां हैं, इनकी प्रवाह दिशा है उत्तर में। अच्छा, नीचे तो आप कहोगे जो नीचे नदियां दिखाई गई हैं इनकी प्रवाह दिशा कौन सी होगी, इनकी प्रवाह दिशा मानी जाएगी दक्षिण, जिनमें शामिल हैं वर्धा, वैनगंगा, पेंच और कान्हन। ये सभी नदियां कहाँ प्रवाहित होती हैं, दक्षिण की ओर। मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में ये आ जाती हैं, शामिल हो जाती हैं। पूर्व की ओर बात करेंगे तो सोन, जोहिला और महान शामिल हैं, जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। और इसी क्रम में अगर हम पश्चिम में बात करेंगे तो नर्मदा, ताप्ती और माही, ये वो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। आई होप ये पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। तो पहले हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से अपवाह तंत्र शामिल है। अपवाह तंत्र देखने के बाद हमने बात किया कौन सी नदी का फ्लो, जो डायरेक्शन है वो किस ओर है। अब हम सबसे पहले अपनी नदी उठाते हैं, महत्वपूर्ण नदी नर्मदा। सबसे पहले हम नर्मदा के बारे में चर्चा करें। देखिए दोस्तों, जब हम नर्मदा नदी की बात करते हैं तो सबसे पहला इसको रेवोत्तर भी कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में हमें इसका नाम रेवुत्तर देखने को मिला है। जो हमारी नर्मदा है इसका वाहन मगरमच्छ माना गया है दोस्तों। और यह कर्क रेखा के समानांतर प्रवाहित होती है। मान लीजिए ये कर्क रेखा है, तो इसके ही पैरेलल बिल्कुल समानांतर बहती है हमारी नर्मदा नदी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट, अगर हम नर्मदा नदी के उद्गम की बात करते हैं तो पहले इसका अपवाह क्षेत्र देखिए। इसका अपवाह क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर, यानी सेकंड लार्जेस्ट अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम है ये एमपी का। इसका उद्गम दोस्तों होता है सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के मैकाल पर्वत में एक पहाड़ी पड़ती है, अमरकंटक पहाड़ी, जो कि सिचुएटेड है अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में। इस तहसील में एक जगह है माई की बगिया। माई की बगिया में एक सरोवर है जिसका नाम है सरस्वती सरोवर। यहाँ पर एक कुंड है जिसका नाम है नर्मदा कुंड। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन में होगा सही माना जाएगा। अगर लिखा आता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी तो सही हो जाएगा, अगर ऑप्शन में मैकाल पर्वत होगा तो भी सही होगा, अगर अमरकंटक की पहाड़ी है तो भी सही होगा, अनूपपुर जिला है बिल्कुल सही है, पुष्पराजगढ़ तहसील बिल्कुल सही है, माई की भैया सही है, सरस्वती सरोवर ये भी सही है और नर्मदा कुंड ये भी सही है। तो ये उद्गम बताया है। अब इतने थोड़ी ना आपसे प्रश्न में पूछेगा, वो या तो आपको जिला लिख के देगा, या नर्मदा कुंड लिख के दे देगा, या किसी पर्वत या पर्वत पहाड़ी का नाम लिख के दे देगा। तो इस आधार पर हमें पहचानना रहता है कि उसका उद्गम सोर्स है क्या। अच्छा, अंत हम सब जानते हैं अरब सागर या खंबात की खाड़ी या कैमरे की खाड़ी में जाके इसका अंत हो जाता है। इसके अलावा नर्मदा नदी में हम बात करते हैं इसका पौराणिक महत्व क्या है दोस्तों। पौराणिक में जो सामवेद है उसका एक स्कंद पुराण के रेवा खंड में नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है हमें। अच्छा, ये किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 राज्यों में यह प्रवाहित होती है।
और अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में इसकी लेंथ है 1077 किलोमीटर, 74 किलोमीटर महाराष्ट्र में, 161 किलोमीटर गुजरात में प्रवाहित होती है। इस प्रकार इसकी टोटल लेंथ हो जाती है 13-12 किलोमीटर। तो नर्मदा नदी की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 13-12 किलोमीटर। अगर हम इसके प्राचीन नाम की बात करते हैं, अपनी नर्मदा नदी के प्राचीन नाम की बात करते हैं, तो देखिए इसको मैकाल सुता अर्थात मैकाल की पुत्री, रेवा, रेवा इसको मुचकुंद ने नाम दिया है, शंकरी, सोमोदभवा, निबुद्धा, कुमारी और नामदासु, ये नाम है। नामदासु इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टॉलेमी ने नर्मदा नदी को क्या कहा है? नामदासु कहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ये प्राचीन नाम है। प्राचीन नाम के अलावा अगर हम इसके अन्य नामों की बात करते हैं तो दोस्तों इसको मध्य प्रदेश की हृदय रेखा, सौंदर्य की नदी, जीवित नदी 2017 से इसको घोषित किया गया है। उत्तर व दक्षिण भारत का सेतु कहा जाता है इसको, खुशियों का दाता, आनंद की नदी कहा जाता है इसको, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है या जीवनदायिनी नदी कहा जाता है। ये इसके अदर नेम। तो पौराणिक नाम और अदर नाम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको आप देखिएगा। प्रभा दिशा इसका फ्लोइंग डायरेक्शन हम देखेंगे तो पूर्व से पश्चिम की ओर यह प्रवाहित होती है। और दोस्तों यह संपूर्ण भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। अच्छा, पांचवी बड़ी नदी है, यानी इससे बढ़िया चार नदियां और होंगी। तो कौन कौन सी? तो सबसे बड़ी है भारत की गंगा, गंगा के बाद गोदावरी, कृष्णा, यमुना, उसके बाद है नर्मदा। और दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करेंगे तो तीसरी बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय, यानी कि ये इस टाइप से हम अपना भारत की बात करते हैं। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है पूरा ऐसा ऐसा। तो इस प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्षिण भारत की भी हम कह सकते हैं, तो ये तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसमें पहली है गोदावरी, दूसरी है कृष्णा, तीसरी हमारी मां नर्मदा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगर हम इसके जलप्रपातों की बात करेंगे, नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं, तो दोस्तों इस पर कपिल धारा, दुग्ध धारा, पंचधारा और लक्ष्मण धारा, ये तो है अनूपपुर जिलों में स्थित जलप्रपात। इसके अलावा धुआंधार आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा, मानधार जलप्रपात खंडवा में देखने को मिलेगा, दर्दो, पेन्ना, सहस्त्र धारा ये आपको महेश्वर, खरगोन में देखने को मिल जाएंगे। इस पर जलप्रपात है। अब हम नर्मदा नदी का ये डायग्राम भी देख लीजिए दोस्तों, नदियों का ही है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे शो किया, ये माही नदी है 576 किलोमीटर, जो भी मैंने आपको ये मैप दिखाया था ना, ये वाला मैप, इसी को रफली ये बनाया गया है। आप लोग अपनी नोट्स बुक पे ऐसा बना सकते हैं, आसान रहेगा ये। ठीक है, तो सेम वही चीज है, तो मैं बार यहाँ पे फिर से डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। उसमें आप देख लीजिए और इस हिसाब से ये अपना मैप बना हुआ है। क्लियर है? चलिए, तो जलप्रपात हमने देखे। इसके अलावा दोस्तों देखिए, अगर हम अगर हम नर्मदा नदी द्वारा निर्मित भू आकृतियों की बात करते हैं, तो देखिए एक तो ये ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाती है, दूसरा ये रिफ्ट घाटी का निर्माण करती है, रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी नर्मदा नदी है, यह वृक्षाभ प्रणाली यानी ट्री लाइक पैटर्न बनाने का काम करती है। जैसे देखिए यहाँ पे, और भ्रंश घाटी कैसे? देखिए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला इसके उत्तर में और दक्षिण में सतपुड़ा मैकालसली, इन दोनों के मध्य में प्रवाहित हो रही है हमारी नर्मदा नदी, ये मध्य में प्रवाहित हो रही है। और दो पर्वत श्रृंखलाओं को काटकर ये मध्य में बह रही है। इसी प्रकार की घाटियों को कहा जाता है रिफ्ट वैली, रिफ्ट घाटी, भ्रंश घाटी। तो ये भ्रंश घाटी में बहती है और किंतु पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में बहती है विंध्याचल और सतपुड़ा। इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हैं कि नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो विंध्याचल, और दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो हम बताएंगे सतपुड़ा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं सहायक नदियों की। तो नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं। इनमें कुछ दाएं तट पर मिलती हैं इसके और कुछ बाएं तट पर मिलती हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं बाएं तट पर मिलने वाली नदियां। तो शेर, शक्कर, दूधी, बंजर, कावेरी, बरनार, तवा, गोई, करजान, गंजाल, ये सब कौन सी हैं? जो बाएं तट पर मिलती हैं। और अगर हम दाएं तट पर मिलने वाली नदियों की बात करते हैं तो इसमें ओरशांग, बरगी, हथनी, ऊंटी, हिरण, जामनेर, चोरल, मान, कोलार, चंद्र केसर, ये सारी नदियां इसके दाएं तट पर मिलती हैं। लेकिन संख्या में याद रखेंगे, देखना बा से बाएं, बा से 22, तो अगर 22 भी याद रख लोगे और टोटल याद रख लोगे तो दाएं तट पर मिलने वाली नदियों की संख्या ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। मान लो टोटल है 41 और आपको 22 पता है। 22 कैसे पता है? क्योंकि बाएं तट पर और बाएं से बना है 22, तो 22 बाएं तट पर है तो शेष कितनी बची है? 90। तो 19 कहाँ मिलती होंगी? दाएं तट पर मिलती होंगी। तो इस प्रकार इसकी कुल 41 सहायक नदियां हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो ये पहला पेज अपना हुआ जिसमें हमने नदियों का स्ट्रक्चर देखा। नेक्स्ट देखिए नर्मदा नदी, अभी हम और चर्चा करते हैं। नर्मदा नदी बहुत बड़ी नदी है दोस्तों। देखिए नर्मदा, ये जबलपुर में कुछ घाट स्थित हैं, जैसे तिलवारा घाट जहां पर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया है, लमेटा घाट, भेड़ा घाट, भेड़ा घाट में राजा सोरस के अस्थि कंकाल हमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा ग्वारी घाट, गौरी घाट, गौरैया घाट, उमा घाट, दरोगा घाट, भेटौली घाट, सरस्वती घाट, झांसी घाट, सिद्ध घाट, ये सभी घाट जबलपुर में स्थित हैं। और दोस्तों जो गौरी घाट है, ये स्टार पॉइंट है यहाँ, ये स्टार पॉइंट को यहाँ पे लिखा गया है। जो गौरी घाट है, यहाँ पर गौ कुंभ का आयोजन हुआ था 24 फरवरी 2020 को। यहाँ गौ कुंभ का आयोजन हुआ था 24 फरवरी 2020 को, तो ये बात याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों जो नरसिंहपुर है, नरसिंहपुर में बरमान घाट स्थित है। यहाँ पर बरमान का मेला भी लगता है नरसिंहपुर में इसी घाट पर। इसके अलावा अगर हम नर्मदापुरम में बात करते हैं तो सेठानी घाट, जिसको सुंदर घाट भी कहा जाता है, विवेकानंद घाट, पटिया घाट और बलरामपुर घाट, ये नर्मदापुरम में स्थित हैं। इसी क्रम में अगर हम देवास की बात करते हैं दोस्तों, तो देवास में नेमावर घाट इंपॉर्टेंट है, इसको सिद्ध क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है और नर्मदा का नाभि कुंड या केंद्र भी कहते हैं नेमावर को। नेमावर कहाँ स्थित है?
नेमावर स्थित है देवास में। इसके अलावा हरदा में हंडिया घाट स्थित है, खंडवा में ओमकारेश्वर घाट, खरगोन में अहिल्याबाई घाट, और ध्यान रखना दोस्तों महेश्वर घाट भी खंडवा में ही स्थित है। आई होप ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे। अब बात करते हैं नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल। तो अगर हम अनूपपुर, जहां से ये नदी निकलती है, वहां की बात करेंगे तो वहां पर कबीर चबूतरा, सबरी आश्रम, नर्मदा मंदिर समूह जो कि कलचुरी शासकों ने बनवाए हैं, और नर्मदा कुंड, ये सब कहां पर स्थित है? अनूपपुर जिले में स्थित है। मंडला में बात करेंगे तो मंडला का किला जो नर्मदा और बंजन नदी के तट पर स्थित है, तो मंडला का किला भी किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा। जबलपुर में बात करेंगे तो भेड़ा घाट है, जहां पर 64 योगिनी मंदिर है दोस्तों। भेड़ा घाट को पंचवटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मंदिर कुंदिनी स्थल भी यहाँ पर स्थित है। और अगर हम बात करते हैं तो रायसेन जिले में आ जाओ। रायसेन जिले में भृगु ऋषि हैं, नारद मुनि हैं, राहु केतु हैं, इनकी साधना स्थली मानी गई है। कौन सा? रायसेन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं देवास की, जस्ट सेकंड। इसके अलावा दोस्तों जब हम देवास की बात करते हैं तो देवास में सीता माता का मंदिर और धारा जी स्थित है। खंडवा में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। महेश्वर में ही सहस्त्रार्जुन मंदिर और देवी अहिल्याबाई महल आप देखने को मिल जाएगा आपको। इसके अलावा खंडवा में ही हनुमंतिया टापू आपको देखने को मिलेगा। शालीवाहन मंदिर भी आपको महेश्वर खंडवा में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो शालीवाहन मंदिर है दोस्तों, उसको मध्य प्रदेश का स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। और जो महासीर प्रजनन केंद्र है, ये खरगोन के बड़बहा में स्थित है। महासीर प्रजनन केंद्र, ये याद रखना है। और धार में दोस्तों कोटेश्वर, जो उसको मेघनाथ की साधना स्थली माना जाता है, ये पूछा जा चुका है, पीवाई क्यू है ये, तो याद रखेंगे कोटेश्वर, जहां पर मेघनाथ की साधना स्थली है, धार जिले में स्थित है। तो ये कुछ हमने देखे प्रमुख पर्यटन स्थल, दर्शनीय स्थल, जो कहाँ पर स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर। आइए नर्मदा नदी पर लिखी हुई कुछ पुस्तकों के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले ये देखिए, नर्मदा और तवा के संगम को कहा जाता है पंद्राभान, और नर्मदा और बामन गंगा के संगम को कहा जाता है पंचवटी, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं? पंचवटी को अभी मैंने आपको बताया था, पंचवटी को ही हम भेड़ाघाट के नाम से जानते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले अमृतलाल बेगड़ की। इनको एक उपाधि प्राप्त है नर्मदा पुत्र की। इन्होंने नर्मदा नदी पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी जिनमें से कुछ हैं, जैसे नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस्य नदी नर्मदा, और नदियां गहरी नाव पुरानी। ये सभी जो पुस्तक हैं वो अमृतलाल बेगड़ साहब की हैं, जिनको नर्मदा पुत्र के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा रामप्रसाद पाठक ने लिखी है नर्मदा परिक्रमा, के एस तिवारी ने लिखी है पानी उतर गया, और पंकज श्रीवास्तव ने लिखी है जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे। दोस्तों नर्मदा महोत्सव जबलपुर में आयोजित होता है हर वर्ष। इसके अलावा नर्मदा नदी से संबंधित एक विवाद प्राधिकरण है, अथॉरिटी है, जिसका गठन 6 अक्टूबर 1969 को किया गया था। अध्यक्ष थे इसके बी रामास्वामी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के मध्य जो विवाद था नर्मदा नदी को लेकर, उसको निपटाने के लिए इस अधिकरण का जो है प्राधिकरण का गठन किया गया था। दोस्तों इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि 31 अक्टूबर 2018 को जिसका अनावरण किया, ये नर्मदा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। नर्मदा सेवा यात्रा की बात करते हैं तो 11 दिसंबर 2016 से प्रारंभ होकर 15 मई 2017 मध्य प्रदेश के 16 जिलों में ये यात्रा निकाली गई थी। ये देख लीजिए, ये हमारी मुख्य नर्मदा नदी है, कुछ इस प्रकार से ये बह रही है। इस नर्मदा नदी पर मान, चोरल, हथनी, सुक्ता, तवा, तवा नदी पर बनी है तवा परियोजना, ये सुक्ता नदी है। इंदिरा सागर परियोजना, अवंतीबाई परियोजना, ये कुछ परियोजनाएं हैं जो नर्मदा नदी पर स्थित है, जैसे सरदार सरोवर परियोजना। हालांकि परियोजनाओं को हम सेपरेट पढ़ेंगे, जहां पर हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। क्लियर है? इसके अलावा देखिए, मध्य प्रदेश जो नर्मदा नदी है 16 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। महेश्वर घाट है, यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा घाट है दोस्तों। जो नर्मदा नदी है वो अखरानी की पहाड़ियों को काटकर 120 किलोमीटर लंबे गोर्ज का निर्माण करती है, इसका नाम है मुकरता गोर्ज। ये ध्यान रखना है। नर्मदा नदी में रेह मिट्टी पाई जाती है, इसलिए ये सदाबाहिनी नदी कहलाती है, क्योंकि रेह मिट्टी जो होती है इसमें पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज्यादा होती है। इसके अलावा दोस्तों इसी में हमें महासीर मछली, जो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है, देखने को मिल जाती है। खोसला समिति भी नर्मदा नदी विवाद से संबंधित है। पुखराज अभियान चला गया था अवैध रेत खनन खनन के लिए, नर्मदा नदी से संबंधित है। उसके तटवर्ती जिले मैंने आपको बताया 16, जिसमें सबसे बड़ा जिला आता है दोस्तों, तटवर्ती जिलों में सबसे बड़ा जो जिला आता है वो होता है जबलपुर। ठीक है ना? तो नर्मदा नदी के प्रवाह क्षेत्र में पड़ने वाला सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जबलपुर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो ये हमारी हुई नर्मदा नदी कंप्लीट। आई होप नर्मदा नदी से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो मैंने कवर करने का प्रयास किया है। तो नर्मदा नदी थोड़ी लेंथी है, बाकी अब सारी नदियां छोटी छोटी हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चंबल नदी के बारे में। सबसे पहले जो है आपको ये डायग्राम देखना है, सबसे पहले चंबल नदी का। देखिए, अगर इस हम डायग्राम की चर्चा करते हैं तो ये हमारी चंबल नदी यहाँ से प्रारंभ होती है। कहाँ से? इंदौर। इंदौर में कहाँ से प्रारंभ होती है इसकी उत्पत्ति? तो इंदौर में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की जानापाव पहाड़ी के वांगचू पॉइंट महू तहसील से, जो इंदौर जिले में पड़ती है, वहां से इसका उद्गम होता है। अब ये नदी जा रही है इस प्रकार से, ये जा रही है नदी, और ये जाकर अंत में किसमें मिल गई है? यमुना में। यमुना में मिलने के दौरान
यमुना में मिलने के दौरान दोस्तों यहाँ पे आप देखिए ये किन किन जिलों से होकर गुजरी। तो एक तो इंदौर हो गया, दूसरा थोड़ा बहुत ये धार में जाएगी, उसके बाद उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, इसके बाद ये राजस्थान में पहुंचेगी, फिर पुनः एमपी में प्रवेश करेगी तो श्योपुर, मुरैना और भिंड। भिंड के बाद ये जाकर यमुना में इटावा में इसका अंत हो जाएगा। तो अवसान कहाँ हुआ इसका? इटावा में। और प्रारंभ कहाँ हुआ था आपका? इंदौर में। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 965 किलोमीटर है दोस्तों। और मध्य प्रदेश की ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है, नर्मदा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी मध्य प्रदेश की कौन सी है? चंबल। ये तीन राज्यों में प्रवाहित होती है। तीन राज्य कौन कौन से हैं? तीन राज्य हैं अपने, एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और दोस्तों यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? हमारी चंबल नदी। नेक्स्ट देखिए, और हम चंबल नदी के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसके अलावा आप ये देखिए, जो जाना पाव पहाड़ी है इसको परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। ठीक है। प्राचीन नाम की बात कर लेते हैं अब। प्राचीन नाम है इसके चरमावती, धर्मावती, रतिदेव की कृति, कामधेनु, पूर्णा, पूर्णा नाम इसका महाभारत में हमें मिला है, और खून की नदी। चरमावती का उल्लेख मेघदूतम और रसिक प्रिया में आपको देखने को मिल जाएगा। मेघदूतम कालिदास की है, इसमें आपको चरमावती जो हमारी चंबल नदी है उसका नाम देखने को मिल जाएगा। यह मध्य प्रदेश की प्राकृतिक रूप से उत्तरी सीमा बनाती है, और हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य भी सीमा का निर्धारण करने वाली नदी है चंबल। इसके अलावा इसके अन्य नाम है दोस्तों। इसे पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, मध्य भारत के पठार की जीवन रेखा कहा जाता है, इसके साथ ही इसको मालवा के पठार की भी जीवन रेखा कहा जाता है। चंबल नदी की जो औसत गहराई वो 300 मीटर है। सर्वाधिक मृदा अपरदन के कारण यहाँ पर बीहड़ का निर्माण होता है। मृदा अपरदन का मतलब है मिट्टी का कटाव, जिसको अपन अवनदी का अपरदन या गली इरोजन बोलते हैं। तो एक प्रश्न मैंने अभी पिछले लेक्चर में जब कराया था तो वहां पे आया था गली इरोजन। तो गली इरोजन का मतलब होता है अवनदी का अपरदन हिंदी में। रेंगती हुई मौत कहते हैं दोस्तों इस मिट्टी के कटाव को। इसके अलावा सीड़ा व रंजात परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट भी चलाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। किसके लिए? नर्मदा नदी के ये जो बीहड़ वगैरह हैं और जो मृदा अपरदन है इन सबको रोकने के लिए। दोस्तों चंबल और यमुना जहां पर मिलती है वहां पर एक मैदान बनता है जिसका नाम है लश्कर का मैदान। तो लश्कर के मैदान का निर्माण चंबल और यमुना नदियों के द्वारा किया जाता है। चंबल नदी घाटी के सर्वेक्षण करता माने जाते हैं वीएस वाकड़कर। तो हमें ये पॉइंट भी याद रखना है वीएस वाकड़कर के बारे में। क्लियर है? चलिए अब हम देख लेते हैं नर्मदा की, सॉरी, चंबल की सहायक नदियां। चंबल की सहायक नदियों की जब हम बात करते हैं तो मुख्यतः इसमें जो सहायक नदी है वो है बनास, जो सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा क्षिप्रा, पार्वती, काली सिंध, सिवना, कुनु। सिवना, सिवना की सहायक नदी है गीड़, सेतम, रेलम, ये याद रखना है। सिवना नदी के, सॉरी, जो राजस्थान से आती है ये सिवना नदी, मंदसौर इसी नदी के तट पर स्थित है, और पशुपतिनाथ का मंदिर भी सिवना नदी के तट पर ही स्थित है। ये सारी बातें हमें किसमें याद रखनी है? चंबल की सहायक सिवना नदी के बारे में। इसके अलावा दोस्तों और देख लेते हैं हम, जो पार्वती नदी है वो आष्टा सीहोर से निकलती है, और आष्टा, सीहोर, राजगढ़, इन तीन जिलों में ये, शाजापुर, राजगढ़, तीन जिलों में ये प्रवाहित होती है। उज्जैन का जो कालियादेव महल है, मंदिर है, कालियादेव महल है, वो चंबल के किनारे स्थित है। इसके अलावा चंबल पर जो जलप्रपात है उनमें झाड़ीदाह जलप्रपात इंदौर में स्थित है, चूलिया जलप्रपात भैंसुरगढ़ राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा पाताल पानी जलप्रपात महू इंदौर में स्थित है। पाताल पानी की खास बात है, अगर या तो ऑप्शन आएगा तो चंबल, अदरवाइज अगर चोरल नदी ऑप्शन में है तो चोरल आप पहले लगाओगे, उसके बाद आप चंबल पे जाओगे। क्लियर है? चलिए, तो ये चंबल नदी के बारे में बात हुई। अब हम बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में। डायग्राम देखिए। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है, महादेव पर्वत से, काली सिंध पहाड़ी से, ताप्ती कुंड से, मुल्ताई झील से, कुछ भी आ जाएगा ऑप्शन में, आप इन सबको याद रखेंगे। ठीक है, ये इसका उद्गम का बात हुआ। ये उद्गम हुई, एक पठार पड़ गया यहाँ पर जिसका नाम है भैंसा देही पठार, जो बैतूल जिले में स्थित है। ताप्ती यहाँ पर बीहड़ का निर्माण करती है। तो चंबल के बाद ये ताप्ती दूसरी नदी है जो मध्य प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है। इसके अलावा ये बहती है तो इसके तट पर स्थित है नेपा नगर, जो कि बुरहानपुर में स्थित है। उसके पश्चात यह महाराष्ट्र में पहुंचेगी बुरहानपुर दर्रे को काटकर, जहां पर ये 270 किलोमीटर प्रवाहित होगी। उसके पश्चात यह गुजरात में प्रवेश करेगी जहां 175 किलोमीटर प्रवाहित होगी। अंत में यह अरब सागर या खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाएगी। इस प्रकार इसकी टोटल लेंथ हो जाती है 724 किलोमीटर। किसकी? ताप्ती नदी की लंबाई। इसको नर्मदा की अनुगामी कहा जाता है। अनुगामी क्यों? क्योंकि ये भी कर्क रेखा के समानांतर प्रवाहित होती है और नर्मदा भी कर्क रेखा के समानांतर प्रवाहित होती है, इसलिए कहा जाता है कि ये नर्मदा की अनुगामी नदी है। ये भी भ्रंश घाटी बनाती है, रिफ्ट वैली बनाती है, याद रखना है दोस्तों। सहज भादो भदवा विष्णु पुराण में हमें ताप्ती का अन्य नाम देखने को मिला है। यह प्राकृतिक रूप से मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है। इसके अंतर्गत आने वाले जिले हैं दो, बैतूल और बुरहानपुर। इसके किनारे मुख्यतः बैतूल, मुल्ताई, बुरहानपुर, नेपानगर, सूरत ये शहर स्थित हैं। प्राचीन नाम की अगर हम बात करेंगे तो इसको सूर्य की पुत्री, सूरसुता, पयोष्णी, शनि की भगनी, यम की बहन और गर्म जल की नदी भी कहा जाता है। इसके अलावा हमने कहा है सहज भादु भदवा भी इसका अन्य नाम हमें देखने को मिला है। सहायक नदियों में आप याद रखोगे पूर्णा, शिवा, उतावली और कालीभीत। इस नदी पर 7 पौराणिक कुंड स्थित हैं। कौन कौन से? सूरज कुंड, शनि कुंड, धर्म कुंड, पाप कुंड, नारद कुंड, ताप्ती कुंड और नागा बाबा कुंड। तो ये 7 कुंड किस पर स्थित हैं? हमारे ताप्ती नदी पर। यह बात याद रखनी है हमें। इसके अलावा देखिए दूसरी नदी है हमारी काली सिंध। काली सिंध के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, 150 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। देखिए ये चंबल है और ये यमुना में मिलेगी, और यहाँ से निकले विंध्याचल पहाड़ियों की कालीभीत सिंध पहाड़ी से, बागली गांव से, देवास जिले से
काली सिंध। और ये जा रही है काली सिंध, और इस प्रकार से शाहजहांपुर और राजगढ़ होते हुए नौनेरा राजस्थान में ये किसमें मिल जाएगी, चंबल में मिल जाएगी। तो अंत और उद्गम हमने यहाँ पे देख लिया। इसके अलावा दोस्तों यह दो राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रवाहित होती है। इसके किनारे बागली, चापड़ा, सोनकच्छ, सारंगपुर और देवास स्थित है। जो सारंगपुर है ना दोस्तों, ये रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि स्थली मानी जाती है, सारंगपुर। इसके अलावा इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो आहू, परबन, अजनार, लखुंदर, नेबज, घोड़ा पछाड़। जो आहू है यहाँ पर गागरून जलदुर्ग राजस्थान में स्थित है। जो अजनार है यहाँ पर ब्यावरा शहर स्थित है इसके तट पर। और मोहनपुरा सिंचाई परियोजना जो कि राजगढ़ में स्थित है वो निवज नदी पर स्थित है। तो इसकी सहायक नदी है काली सिंध की। अब बात करते हैं हम सिंध नदी की। सिंध नदी, ये देखिए दोस्तों, ये है आपकी चंबल नदी, ये जा रही है यमुना में मिली। विंध्याचल पहाड़ी के सिरोंज तहसील के विदिशा जिले से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंध। और ये सिंध विदिशा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड होती हुई इटावा में किसमें मिल जाएगी, यमुना में मिल जाएगी। दोस्तों इसी नदी पर दतिया में एक सेवड़ा ब्रिज स्थित है। कहां पर, सिंध नदी पर, दतिया के सेवड़ा में। शिवपुरी में सबसे बड़ा नदी सड़क पुल बन रहा है, सिंध नदी पर बन रहा है। ये भी बात हमें याद रखनी है। इसके अलावा इसकी सहायक नदी है पहुच, महुअर, कुंद और कुंवारी। पहुंच की बात करते हैं तो इसका उद्गम निवाड़ी जिले से होता है। इसको पुष्पावती भी कहते हैं। ओणा बालाजी का सूर्य मंदिर जो कि दतिया में स्थित है, पहुंच नदी के तट पर ही स्थित है। महुअर का उद्गम शिवपुरी के तेरही से होता है। इसको मधुमती नाम से भी जाना जाता है। तो सहायक नदी आपसे प्रश्न पूछे, जैसे पिछले ही पेपर में पूछा गया है, बीना किसकी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है माही नदी। माही नदी के बारे में देखिए। इसका प्राचीन नाम है महती या पृथ्वी की पुत्री। अन्य नाम है इसके बागड़ की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, स्वर्ण रेखा बोल सकते हैं, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा। ये नदी धार के सरदारपुर के मेहद झील के विंध्याचल पर्वत से निकलती है दोस्तों। झाबुआ और रतलाम के बाद ये राजस्थान में प्रवेश करेगी कर्क रेखा को काटते हुए, और पुनः ये कर्क रेखा को काटते हुए गुजरात में प्रवेश करेगी। अंत में अरब सागर में जाके ये ज्वारनात्मक एस्चुरी बनाती हुई समाप्त हो जाएगी। इस नदी के द्वारा दोस्तों छप्पन का मैदान बनाया जाता है। तो छप्पन का मैदान माही नदी बनाती है। और कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को काटती है कितने बार, 2 बार। अंतर्राष्ट्रीय नदी भी माही नदी है, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है। इस वजह से महा ये नदी है जो हमारी मध्य प्रदेश की, इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। सहायक नदियों में हम बात करेंगे सोम और जाखम। ये हमारी माही नदी कंप्लीट हुई। अब हम बात करते हैं केन नदी के बारे में। देखिए दोस्तों, केन नदी विंध्याचल के कैमूर पठार की रीठी तहसील की कटनी जिले से निकलती है, और पन्ना और छतरपुर जिलों में प्रवाहित होती हुई बांदा के भोजा में यमुना में मिल जाती है। पन्ना में जो केदार पर्वत है, यहाँ पर अजयगढ़ का किला है, और ये अजयगढ़ का किला केन नदी के तट पर स्थित है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा केन नदी को दीर्णावती, कर्णावती, सुक्तिमती, श्रवणी, कैनास और कियाना इन नाम से जाना जाता है। इसको सुंदर नदी भी कहते हैं मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के अनुसार। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा है, 427 किलोमीटर प्रवाहित होती है। गंगा यमुना तंत्र का ये भाग है। और सजर पत्थर जो कि ईरान को निर्यात किया जाता है, केन नदी से ही मिलता है। जलप्रपात की बात करेंगे तो इस पर पांडव, गाथा और रनेह जलप्रपात है। पांडव और गाथा पन्ना में और ये खजुराहो में देखने को मिलेगा। जो रनेह जलप्रपात है दोस्तों, ये केन और खद्दर नदी के तट पर स्थित है। खद्दर केन नदी की एक सहायक नदी है। क्लियर है ये वाले पॉइंट आपको। और हम बात करते हैं, देखिए ये रही सहायक इसकी। सहायक कौन कौन सी हैं, उर्मिल, रणगवा, मीर हसन जिसको मीरासन भी बोलते हैं, किलकिला, सोनार, खद्दर, श्यामरी, कोपरा, व्यामा, वियरना। कुछ याद रख लेना, किलकिला याद रखना, रमखेरिया हीरा खदान पन्ना जिले में है जो किलकिला नदी के तट पर स्थित है। और सोनार जो नदी है दोस्तों, ये सागर से निकलती है। ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं बेतवा नदी की। पहली बात तो बाणभट्ट की कादम्बरी और कालिदास के मेघदूतम में बेतवा नदी की चर्चा है, और ये मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दो राज्यों में ये बहती है। जैसे ये निकलेगी रायसेन के विंध्याचल के कोड़ीदंत पहाड़ी के रातापानी वन क्षेत्र के रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, और रायसेन, विदिशा, अशोकनगर, ललितपुर, निवाड़ी होते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में ये यमुना में मिल जाती है। प्राचीन नाम है इसके बैत्रावती, वैश्य, विंध्यवासिनी। इसको बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहते हैं। इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं वराह पुराण के अनुसार, और प्रदूषण के अनुसार भी इसको कहते हैं। सहायक नदियों की बात करेंगे तो बीना, मालिनी, धसान, जामिनी और हलाली इसकी सहायक नदी है। दोस्तों अगर बीना की बात करते हैं, पिछली बार ही पूछा गया, बीना बेतवा की सहायक नदी है, सागर जिले में प्रवाहित होती है, 35 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भालकुंड जलप्रपात राहतगढ़ सागर में इसी नदी पर स्थित है। इसके अलावा जामिनी की बात करते हैं तो सागर से निकलती है, उरछा में ये बेतवा में मिल जाती है। दसान की बात करते हैं, गैरतगंज तहसील रायसेन से निकलती है, 365 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, यूपी में बेतवा से मिल जाती है। अगर हम हलाली की बात करते हैं तो विदिशा से निकलती है। हलाली परियोजना विदिशा में इसी पर स्थित है, इसको सम्राट अशोक सागर परियोजना भी कहते हैं। इसके अलावा हलाली नदी को दोस्तों कत्ल की नदी कहा जाता है, बाण गंगा भी हलाली को कहा जाता है, और थाल नदी भी इसको कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये देखिए, अगर हम बात करेंगे इस पर कौन कौन से शहर स्थित हैं, तो भोजपुर जो कि रायसेन में, सांची रायसेन में, विदिशा, गंजबासौदा, चंदेरी अशोकनगर का, और छानेवाड़ी। ये सभी जो शहर हैं ये बेतवा नदी के तट पर स्थित हैं। प्रश्न पूछे जा सकते हैं इनसे। ये वाला भी पॉइंट आपसे क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, और अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे डायग्राम ये रहा।
रायसेन जिला, जहाँ से नदी निकलती है। रायसेन जिले के बाद ये विदिशा में जाएगी। विदिशा से ही हलाली नदी निकलती है जो इससे मिल जाती है। उसके बाद ये अशोकनगर जाएगी, उसके बाद निवाड़ी। रायसेन से ही धसान नदी निकलती है जो सागर में और टीकमगढ़ में प्रवाहित होती हुई निवाड़ी में किसमें मिल जाएगी, बेतवा में मिल जाएगी। सागर से ही बीना नदी निकलती है जो अशोकनगर में जाके किससे मिल जाती है, बेतवा से मिल जाती है। सागर से ही जामनी नदी निकलती है जो निवाड़ी में जाकर बेतवा से मिल जाती है। तो ये हमने देख लिया कौन से जिले से कौन कौन सी नदी इसकी सहायक है और निकलती है, वो मिलती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ओरछा को दोस्तों मध्य प्रदेश की अयोध्या कहा जाता है और धार्मिक नगरी भी है। बेतवा के किनारे कुछ शहर हैं जो बसे हैं, जैसे सांची, विदिशा, गंज, बसोदा, चंदेरी, ओरछा, भोजपुर भी देखे हमने। और दोस्तों देवगढ़, जिसको बेतवा का आइसलैंड कहते हैं क्योंकि अब ये डूब के क्षेत्र में आ चुका है। इसके अलावा हम सोन नदी, जिसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है दोस्तों, 780 किलोमीटर है। ये रही सोन, जो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के अनूपपुर जिले से निकलती है। अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली होते हुई उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में और अंत में बिहार में जाकर पटना में ये गंगा में मिल जाती है। तो ये तीन राज्यों से प्रभावित हो रही है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो ये तीन राज्यों की नदी है। दोस्तों सीधे गंगा में जाकर मिलने वाली प्रायद्वीपीय भारत की गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सोन नदी। वैसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी सोन नदी। इसके अलावा इसके प्राचीन नाम के बारे में अगर हम देखते हैं तो सुवर्ण, सोनपालिका, हिरण्यवाद, सोनभद्र, सुवा, टोलमी ने कहा है, और सुभागदी, ये अन्य नाम है। इसको बघेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं। सहायक नदियां इसकी जोहिला मुख्य सहायक नदी है। इसके अलावा बनास, गोपद है। गोपद पर गौंड सिंचाई परियोजना सिंगरौली में बनी है दोस्तों। जो जोहिला है मुख्य परियोजना है। इसके अलावा सहायक नदियां ये सारी अपनी कंप्लीट हुई। इसके अलावा दोस्तों ये सोन नदी है और ये यमुना नदी है। इन दोनों के मध्य जल विभाजक का कार्य कैमूर पर्वत श्रेणी करती है। इसके अलावा कैमूर और छोटा नागपुर पठार के मध्य सीमा रेखा बनाती है सोन नदी। तो इन दोनों पठारों के मध्य बैठी है सोन नदी। आई होप ये पॉइंट सारे क्लियर होंगे आपको। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर हम टोंस नदी की बात करते हैं, 320 किलोमीटर की कुल लंबाई है। टोंस नदी यहाँ से निकलती है मैहर से, तो हम कह सकते हैं विंध्याचल पर्वत, कैमूर पर्वत, मैहर से निकलती है। मैहर के बाद ये सतना जिले में जाएगी। सतना के बाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ये गंगा में मिल जाती है। अन्य नाम है इसके तमस, तमसा, ताउन। सहायक है इसकी बीहड़, महाना, उदा। बीहड़ दोस्तों अमरपाटन तहसील मैहर से निकलती है। पूर्वा जलप्रपात, पियावन जलप्रपात दोनों रीवा में है, टोंस नदी पर स्थित है। केवटी जलप्रपात भी रीवा में है लेकिन महाना नदी पर स्थित है। चचाई जलप्रपात रीवा में स्थित है लेकिन बीहड़ नदी पर। चचाई जलप्रपात के बारे में खास बात क्या है, यहाँ पर बसामन मामा पर्यटन क्षेत्र स्थित है। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया की साधना और अध्ययन स्थली रही है चचाई जलप्रपात, और मध्य प्रदेश का नियाग्रा नेहरू जी ने इसको कहा है। क्लियर है। 130 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा दोस्तों बहुटी जलप्रपात जो मऊगंज में स्थित है, बीहड़ और सेलन नदी के तट पर स्थित है, 198 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस हिसाब से यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब हम बात करते हैं वैनगंगा की। वैनगंगा देखिए दोस्तों, जो गोदावरी नदी निकल रही है इसमें जाके मिलती है। ये यहाँ से निकली है वैनगंगा, सतपुड़ा के परसवाड़ा पठार की सिवनी के रजूला ताल से निकलती है ये। इसके अलावा ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई महाराष्ट्र में मिल जाती है, किसमें, गोदावरी में। यहीं से वर्धा निकलती है, वर्धा भी आके मिलती है जिसके संगम को प्राणहिता कहा जाता है। इसके अलावा कुलबेहरा, पैंच के बाद चंदन, देव और बावनथड़ी, ये सभी सहायक नदियां हैं किसकी, वेनगंगा की। ये भी याद रखना है। प्राचीन नाम है वेनगंगा के वैवा, दीदी, वैन्या। अन्य नाम है इसके सिवनी की जीवन रेखा कहते हैं। कुलबेहरा नदी जो उमरेठ तहसील से निकलती है छिंदवाड़ा के, इसको छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहते हैं। बावनथड़ी परियोजना बालाघाट में, जिसको राजीव सागर परियोजना भी कहते हैं। ये याद रखना है। किस पर है आपका, ये है आपकी वेनगंगा नदी पर। मध्य प्रदेश की पहली नहर परियोजना वैनगंगा नहर है, जो कि बालाघाट में स्थित है। 1923 में ये बनी थी। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की पहली नहर परियोजना है वैनगंगा नहर। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब छोटी छोटी नदियां हैं, शॉर्ट में हम इनको खत्म करते हैं। जैसे पेंच नदी छिंदवाड़ा जिले से निकलती है, जुन्नर द्वीप से, 724 किलोमीटर की लंबाई है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। पेंच नेशनल पार्क से भी ये प्रभावित थी। तवा नदी की अगर हम बात करते हैं तो नर्मदापुरम, महादेव पर्वत, कालीभीत पहाड़ियों से निकलती है। इसके तट पर इटारसी और नरसिंहपुर स्थित है। अंत इसका बांद्राभान नर्मदा में हो जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं देनवा और सुखतवा। डचेस फॉल, बी फॉल, अप्सरा, रजत जलप्रपात, ये सब इसी नदी के तट पर स्थित हैं। तवा और देनवा के संगम पर एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम है मड़ई पर्यटन केंद्र। वर्धा नदी की बात कर लेते हैं। वर्धा नदी सतपुड़ा के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है, वर्धन शिखर से, 811 मीटर जिसकी ऊंचाई है। छिंदवाड़ा की दक्षिणी सीमा बनाकर वेनगंगा में महाराष्ट्र में मिल जाती है। पार्वती नदी बता चुके हैं, आष्टा तहसील से निकलती है सीहोर के, और अंत इसका चंबल में है। इसके अलावा कुंवारी शिवपुरी से निकलती है और सिंध नदी में भिंड में जाकर ये मिल जाती है, अंत हो जाता है इसका। इसके अलावा बीहड़ नदी कैमूर पर्वत श्रेणी से निकलती है, मैयर के अमरपाटन तहसील से निकलती है, अंत है इसका रीवा में, टोंस नदी में। शिवना नदी की बात कर चुके हैं, राजस्थान से निकलती है। इसके तट पर पशुपतिनाथ की मंदिर है, तपेश्वर मंदिर भी स्थित है जो कि मंदसौर में है, और मंदसौर कहेंगे हम, मंदसौर जिला इसी नदी के तट पर स्थित है। सीतारेवा नदी की बात करते हैं तो नर्मदा की सहायक है, छिंदवाड़ा से, छिंदगांव से निकलती है। वाराही गंगा भी इसको कहा जाता है। शक्कर नदी जो कि नर्मदा की सहायक नदी है दोस्तों, और नर्मदा और शक्कर के संगम पर प्राचीन संगमेश्वर शिव मंदिर स्थित है जो कि नरसिंहपुर में स्थित है। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे इस प्रकार से। और लास्ट अब हम बात करते हैं अपनी क्षिप्रा नदी के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, क्षिप्रा नदी।
दोस्तों क्षिप्रा चंबल की सहायक है, पहली बात तो इंदौर के महू से ही निकलती है, विंध्याचल काकड़ी बड़ी पहाड़ी वाणेश्वरी कुंड से निकलती है, पर्याप्त पर्वत से निकलती है, काकड़ी बड़ी पर्वत को ही पर्याप्त पर्वत कहा जाता है। उसके बाद ये देवास रतलाम होते हुए मंदसौर में इसका अंत हो जाता है, अवसान हो जाता है, किसमें, चंबल में। आगे हम बात करेंगे। और दोस्तों उज्जैन भी इस नदी के तट पर स्थित है, और सर्वाधिक ये जो क्षिप्रा नदी है यह उज्जैन से ही प्रवाहित होती है। सहायक नदियां इसकी गंभीर खान, खान को ही कान कहा जाता है, इंदौर शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। गंभीर महू से निकलती है इंदौर से, यशवंत सागर झील गंभीर नदी के तट पर ही स्थित है। प्राचीन नाम की बात करेंगे तो इसको मोक्षदायिनी, पापहरिणी, ज्वरहरिणी, अवंती, अवंती के अलावा दोस्तों बाणेश्वरी, कनकशंगा, पूर्ण सलिला और प्रलोक्य, ये इसके प्राचीन नाम में। अन्य नाम में बात करेंगे तो इसको मालवा की गंगा भी कहते हैं। दर्शनीय स्थल की बात करेंगे तो उज्जैन महाकाल मंदिर, महाकाल लोक, हरि सिद्धि माता मंदिर, काल भैरव, भृतहरि की गुफाएं, मंगलनाथ, संदीपनी आश्रम, कालियादेव पैलेस, राम घाट, त्रिवेणी घाट, चिंतामन गणेश मंदिर, ये सभी आपके क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित हैं। और अंत में 12 वर्ष का जो कुंभ का मेला होता है दोस्तों, क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में आयोजित होता है। तो इस प्रकार से हमारी नदियां नदियां कंप्लीट हुई आज के चैप्टर में। तो दोस्तों ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहां जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं साथ साथ में। इसके अलावा अब देख लीजिए मध्य प्रदेश के किनारे बसे शहर की ये लिस्ट है, आप देख लेना। जैसे अमरकंटक नर्मदा, बालाघाट वेनगंगा के तट पर है, कुक्षी माही नदी के तट पर स्थित, नेबाबर, नेमाड़, नरसिंहपुर, ये सभी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। शहडोल सोन नदी के तट पर है। इस प्रकार से नेपानगर, ताप्ती, ओंकारेश्वर, नर्मदा, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट उनकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। आस्था जो है वो पार्वती नदी के तट पर स्थित है। होशंगाबाद नर्मदा, रीवा पूछा गया दोस्तों, रीवा बिछिया, बिछी नदी के तट पर स्थित है रीवा। जबलपुर नर्मदा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हांडिया, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। धार, ये भी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और ये सारे जो अन्य नाम हैं ये आप एक बार देख लेना सरसरी निगाहों से। इसके अलावा कुछ जलप्रपातों की बात कर लेते हैं, ये देख लीजिए। जल प्रपातों की बात करते हैं तो जैसे भेड़ाघाट, धुआंधार है, ये नर्मदा पर स्थित है। तो ये सारे जलप्रपात, उनकी ऊंचाई, उनके स्थान है, इन सबको आप एक बार देख लेना। और मैप के थ्रू आप बनाने का प्रयास करना इन सबको, तो लंबे समय तक याद रहेंगे। भाई प्रमुख नदियां एक नज़र में हैं, आप इनको देख सकते हैं, है ना। इसके अलावा ये भी मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं। तो इस आधार पर अपना नदियों और नदियों से संबंधित जितने भी जलप्रपात हैं इनको केवल पढ़ना है आपको, ये वाला टॉपिक अपना फिनिश होता है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पॉइंट रहेगा उसको डिस्कस करेंगे। जैसे अभी तक जो हमने कंप्लीट किया है वो क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए अब जैसे हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है, नदियां हो गई आज के लेक्चर में, पहाड़ियां हमारी कंप्लीट है, पठार कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम जलवायु और ऋतु, ये एक ही दिन का एक ही वीडियो का टॉपिक है, इसको हम फिनिश करेंगे। सबसे पहले जलवायु, तापमान और ऋतु में वर्षा। उसके बाद फिर अपन बात करेंगे वन और वनोपज की। तो 1 से 2 लेक्चर में, यानी अब जो लेक्चर आएगा उसमें अपन जलवायु कंप्लीट कर लेंगे, और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में वन और वनोपज दोनों एक साथ कवर कर लेंगे। तो आने वाली जो 2 वीडियो होंगी उनमें अपन इन दोनों टॉपिक को फिनिश कर चुके होंगे। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे मध्य प्रदेश के उद्योग, ये भी एक दिन का टॉपिक है, इसको अपन एक दिन में खत्म करेंगे। तो ऐसा कर करके अपन, जैसे मान लीजिए इसमें जो आपका 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट है, तो आप मैक्सिमम मान के चलना कि अपन इसके 10 से 11 लेक्चर में ये पूरी यूनिट कवर करेंगे, है ना। थोड़ी लॉन्ग वीडियो होगी लेकिन ठीक है, अपन एक ही दिन में एक टॉपिक को फिनिश करने का प्रयास करेंगे। जैसे अब प्राकृतिक संसाधन में है, मिट्टियां और प्रमुख खनिज संसाधन है, तो मिट्टियां छोटा है तो मिट्टियां और उद्योग ये साथ में कर ले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रमुख खनिज संसाधन है ये थोड़े डेप्थ में पढ़ने पड़ते हैं, तो इसको एक दिन देंगे पूरा। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें, जल संसाधन, सिंचाई और सिंचाई परियोजना, इसको मैक्सिमम हम 2 दिन देंगे। और फिर ऊर्जा के पारंपरिक गैर परंपरागत एक दिन में ही हो जाएगा, और लगभग 1 से 2 दिन में ही। तो अपन ये पूरा टॉपिक बहुत जल्दी समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां पर जाकर चैनल को विजिट करिए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू।